किसान भाइयों नमस्कार। कई दिनों से सोच रहा था कि ये वीडियो बना लूं, पर आज ही टाइम मिला, महीनों बीत गए। मैंने वादा किया था किसानों से कि हम बात करेंगे पौधों के न्यूट्रिशन पे डिटेल में, है ना। तो पौधों के न्यूट्रिशन के विषय में डिटेल में बात करने के पहले अपन एक चीज़ समझें कि पौधे अन्य जीव जंतुओं से अलग कैसे हैं और उनकी ज़रूरतें फिर अपने को समझ में आ जाएंगी कि हमको क्यों उन्हें थोड़ा भिन्नता से ट्रीट करने की ज़रूरत है और कहाँ पे वो समानता भी है ना। तो अपन सबसे पहले ये समझें कि पौधे किस मूलभूत प्रक्रिया में अन्य जीव जंतुओं से, बैक्टीरिया से, फंगस से अलग हैं। वो डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता है कि पौधे ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब आत्मनिर्भर हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। भोजन मतलब ऊर्जा का स्रोत वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो है सूरज का प्रकाश या लाइट का कोई दूसरा भी स्रोत चलेगा, पर लाइट होनी चाहिए। लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये चीज़ आपको पता है। और इसी कार्बोहाइड्रेट से बाकी जीव जंतु, फंगस, बैक्टीरिया सब ऊर्जा पाते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ हुई। अब वो ये काम कैसे करते हैं तो अपने को समझ पड़े तो उसमें मशीनरी क्या यूज़ होती है और अपने को क्या हम योगदान उसमें दे सकते हैं। जो चीज़ें हम दे सकते हैं वही दे सकते हैं। हम उनको क्लोरोफिल तो बना के दे नहीं सकते, अभी तक किसी भी लैब में वो क्षमता नहीं है ये कि क्लोरोफिल का निर्माण कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसके लिए पौधा किन चीज़ों पे निर्भर है, क्या चीज़ें उसको चाहिए तभी हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की बात करें कि सूरज की धूप चाहिए, है ना, वो इंसान नहीं दे सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, इंसान और जंतु दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। पानी इंसान नदियों से पौधों तक पहुंचा सकता है या बोरवेल से पौधों तक। तो ये तो चीज़ें हो गई जो है तीन फ्री हैं, मुफ्त हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की धूप। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए पानी हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए और इस पानी को तोड़ने के लिए पौधों को दो तत्वों की जरूरत पड़ती है ना। तो अब दो मूल तत्व कौन से इनकी कमी से प्रक्रिया नहीं होगी। एक तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंटर मॉलिक्यूल है ना। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को पकड़ने के लिए नाइट्रोजन लगता है, थोड़ा बहुत सल्फर लगता है उस स्ट्रक्चर में, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी। अपन कोर की बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम चाहिए प्रकाश ऊर्जा को पकड़ने के लिए, है ना। उस ऊर्जा का यूज़ करके पौधा दो क्रियाएं करता है। एक तो उसको जैव रासायनिक ऊर्जा में तुरंत कन्वर्ट कर देता है NADPH और ATP में, वो आगे काम आएगी, उसकी हम बात करते हैं। दूसरी जो मूलभूत क्रिया करता है कि पानी को तोड़ देता है, क्योंकि पानी तो नदी में भरा पड़ा है और आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण में है। तो अगर आपस में ही रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बन जाता तो पौधों की ज़रूरत ही नहीं होती हमको, कि हम जैसे सोडा वाटर है तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता, पर ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और पानी भी बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है ना। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगती है। उस ऊर्जा को कम करने के लिए एंजाइम काम करते हैं और दुनिया का सबसे पुराना एंजाइम है रुबिस्को, जिससे पूरी दुनिया चलती है। वास्तव में अगर किसी चीज़ की पूजा कर सकते हैं आप जिंदा रहने के लिए तो रुबिस्को ही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है ना। तो वो रुबिस्को बहुत प्राचीन एंजाइम है, उसको भी अपन किराने करते हैं। एक ज़रूरी बात थी इसलिए आपको बता दी। तो पानी को जो तोड़ने वाला जो सेंटर है ना, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें मैंगनीज़ बहुत ज़रूरी है। एक जगह हो गया मैग्नीशियम और एक जगह हो गया मैंगनीज़। ये दोनों चीज़ें हैं जिससे गाड़ी स्टार्ट होगी। स्पार्क प्लग समझ लीजिए, आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग, इन दो ट्विन स्पार्क है ना, बजाज की एक CD जैसा ट्विन स्पार्क प्लग है कि एक जगह मैग्नीशियम एक जगह मैंगनीज़ है। इससे गाड़ी आगे जाएगी और कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए कि ये दोनों जो एंजाइम की बात करी, तो ये एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से और प्रोटीन बना होता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, वो सब है, पर बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकता। तो प्रोटीन की एंजाइम की खासियत ये है, प्रोटीन की खासियत ये है कि वो नाइट्रोजन से बनता है और लगभग सारे एंजाइम जो हैं वो बनते हैं प्रोटीन से। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत आपको समझ में आई। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन से बना है, जो कि नाइट्रोजन से बना है, इसलिए नाइट्रोजन के बिना आगे गाड़ी नहीं जाएगी, है ना। तो नाइट्रोजन, अब देखिए नाइट्रोजन का कमाल, नाइट्रोजन है वातावरण में, कितना है 78%। पर क्या कोई भी एंजाइम ऐसे वातावरण के ऑक्सीजन से बन जाएगा?
नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पौधों में भी वो क्षमता नहीं है कि नाइट्रोजन को हवा से खींच के अमीनो एसिड या प्रोटीन में कन्वर्ट कर दें, है ना। ये बात समझिए, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकता है, पर पौधा नाइट्रोजन को पकड़ के अमीनो एसिड और प्रोटीन और एंजाइम नहीं बना सकता। उसके लिए उसको चाहिए नाइट्रोजन या तो नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में, है ना। दोनों ही रूप पौधा एक्सेप्ट करता है। तो जो अमोनिकल फॉर्म है पहले वो बनता है। प्रकृति की अगर बात करें तो पहले अमोनिकल फॉर्म बनता है, फिर उससे नाइट्रेट फॉर्म बनता है, बैक्टीरिया उसको आगे तोड़ते हैं। तो ये कौन करता है, कैसे प्रकृति में बनता है? तो प्रकृति में ये काम करने के लिए खास तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। उनमें से कुछ जो है वो फसलों के लिए विशेष तौर पे लाभदायक हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवों के पास ये क्षमता नहीं है, कुछ ही सूक्ष्म जीवों के पास ये क्षमता है ना। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एजोटोबैक्टर है जो स्वतंत्र जीवी है। स्वतंत्र जीवी मतलब वो जड़ों में गठाने नहीं बनाता, है ना। तो जड़ों में गठाने कौन बनाता है? राइजोबियम। पर क्यों बनाता है? क्योंकि इन बेचारों के पास सूरज की धूप से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उनको ऊर्जा के लिए पौधों पे निर्भर रहना है। तो पौधों पे अगर उनको निर्भर रहना है तो दो तरीके हैं, या तो जड़ों के आसपास रहें, तीन तरीके हैं रादर, या तो जड़ों के आसपास रहें, या मरे हुए पौधों को खाएं ऊर्जा के लिए, है ना, या फिर पौधों के अंदर ही घुस जाएं। जैसे रूट नोड्यूल बनाता है राइजोबियम, सोयाबीन की जड़ों में बनाता है, वो चने की जड़ों में अलग अलग प्रजातियां हैं, है ना। और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें वो जड़ें बनाता है, या तनों में रहता है, या और भी तरीक़ों से जड़ों से सहजीवी संबंध बना के हवा की नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में कन्वर्ट करके एक हिस्सा पौधे को देता है, बदले में पौधा उसको कार्बोहाइड्रेट देता है ना। तो पौधे नाइट्रोजन के लिए प्राकृतिक रूप से किस पे निर्भर हुए? सूक्ष्म जीवों पे, है ना। पर ये सूक्ष्म जीव भी इस काम के लिए बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों पे निर्भर हैं। सूक्ष्म तत्व कह लीजिए, मेटल आयंस कह लीजिए, है ना, उस पे निर्भर है ना। और इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या करता है? जो हवा की नाइट्रोजन है उसको अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोर मॉलिक्यूल है। जैसे अपन ने देखा कि सूरज की धूप से कार्बन जो ऊर्जा लेता है पौधा, उसके लिए मैग्नीशियम जरूरी है, पानी को तोड़ने के लिए मैंगनीज जरूरी है ना। ऐसे ही हवा में से नाइट्रोजन पकड़ने के लिए मॉलिब्डेनम जरूरी है। बहुत ही अल्प मात्रा में लगता है अगर बैक्टीरिया की बात करें तो, है ना। उसमें आयरन भी लगता है, सल्फर भी लगता है, और भी चीज़ें हैं, एंजाइम उनमें भी लगता है, उनको खुद नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये चक्र इस प्रकार से आगे बढ़ता है। अमोनिकल फॉर्म बना, है ना, बना और बैक्टीरिया ने अपने शरीर से बाहर निकाला, या नहीं भी निकाला, बैक्टीरिया मरा तो उसका जो प्रोटीन है विघटित होगा, तो उससे भी अमोनिकल फॉर्म बनेगा। जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो इसको तोड़ के नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट फिर भी पौधा ले लेता है, पर जो नाइट्राइट है वो पौधे के लिए जहरीला है। कब बनता है नाइट्राइट? जब एनारोबिक क्रिया होती है, जब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब बारिश का समय है, जब ज़मीन में वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो पौधे के लिए एक तरीके से जहर का काम करता है। जैसे इंसानों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो जहरीली है, कार्बन मोनोऑक्साइड अति जहरीली है। तो आपने सुना होगा कि कई बार सर्दियों में जो बूढ़े लोग हैं या जवान लोग भी हैं जो दरवाज़ा बंद करके सिगड़ी चला के या हीटर हाई पे चला के सोते हैं, तो उसमें होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड उनके जो फेफड़ों से निकलती है वो अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड में और टूट के कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की खासियत ये है कि जब हमारे फेफड़ों से अंदर जाती है तो हीमोग्लोबिन से जुड़ती तो है पर फिर अलग नहीं होती। हीमोग्लोबिन से जुड़ गई परमानेंटली, अब वो ट्रांसफ़र नहीं होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है सेल्स तक, वहाँ ऑक्सीजन देता है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के फेफड़ों पे लाता है वापस। पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस के कारण CO2 अलग हो जाती है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है। लेकिन एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई तो ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ऐसा ही लगभग, सेम नहीं बात बता रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा ही लगभग पौधों के साथ होता है। जब नाइट्राइट प्रेजेंट होता है उसके आसपास, वो पकड़ तो लेता है पर यूज़ नहीं कर पाता आगे क्योंकि पौधों के पास वो मशीनरी नहीं है कि नाइट्राइट का यूज़ कर लें अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए। तो हम लोग बातचीत आगे जारी करते हैं।
थोड़ा सा अपन डाइवर्ट हो गए मेन उससे कि पौधों को तत्व कौन से चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप समझ, हाँ इसमें ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि कुछ लोगों ने अखबार में कटिंग दिखाई थी कि भैया देखो जहर भी बनता है फर्टिलाइज़र डालने से। तो हम जब भी एक्सेस में नाइट्रोजन डालेंगे तो उसका एक हिस्सा पौधा ले लेगा, एक हिस्सा बैक्टीरिया द्वारा विघटित होगा और उसमें नाइट्राइट्स भी बनते हैं, नाइट्रेट्स भी बनते हैं। नाइट्रेट्स लीच आउट होकर कुएँ के पानी को प्रदूषित करते हैं। जो पौधा इस्तेमाल नहीं करेगा वो प्रदूषित ही करेगा। पौधा अगर इस्तेमाल कर लेगा उसको तो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके शरीर में उपयोगी रूप में बदल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनेगा और इंसान उसको कंज्यूम करते हैं, इंसान जानवर ये सब, है ना। पर आपने एक्सेस में डाल रखा है या आपने कैलकुलेशन के हिसाब से भी डाल रखा है पर पौधे ने लिया ही नहीं, है ना। पौधे ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पास जड़ें कम थी, उसकी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं हैं उसके पास। उसके पास अगर आप देखें तो मैंगनीज़ नहीं था, उसके पास मैग्नीशियम नहीं था, तो एक्सेस नाइट्रोजन का क्या करेगा? क्योंकि सामान्य खेती में यही चलन है कि यूरिया डालो। किसान माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते। अधिकतर किसान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर किसानों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें किस काम आएंगी। तो आप देखिए अगर मशीन नहीं चल रही है, आपका थ्रेशर नहीं चल रहा, इधर से आपने गट्ठर ठूंसते जा रहे हैं तो कितनी देर चलेगा? बंद हो जाएगा। यही पौधों के साथ भी होता है। और फिर क्या होता है? चोक हो गया, जाम हो गया, खोलो, साफ़ करो, फिर चलाओ। तो यही पौधों के साथ भी होता है। आप एक्सेस में नाइट्रोजन बस डालते रहेंगे तो आगे बात नहीं बनेगी। इसलिए बताना ज़रूरी था कि क्या जहर बनता है। ठीक है, अब दूसरे तत्व की तरफ चलते हैं अपन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का स्रोत क्या है? मिट्टी खुद। मिट्टी खुद कैसे? कि फॉस्फोरस कैसा तत्व है? कैल्शियम से बहुत आसानी से बाइंड हो जाता है ना। तो फॉस्फोरस पानी में कैल्शियम है ना। पूरा जिसको अपन चूना पत्थर बोलते हैं, पानी में रिएक्ट करके कैल्शियम, पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। और ये जो हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बना, ये इसका जो कैल्शियम वाला हिस्सा है फॉस्फोरस से आसानी से रिएक्ट करके उसको भी अघुलनशील रूप में कन्वर्ट कर देता। तो मिट्टी में होता है, सब जगह एक समान नहीं होता। फास्फोरस की भी, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट की खदानें होती हैं, वहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ फसलें नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ से लेके आते हैं हम, रॉक फॉस्फेट बोलते हैं जिसको, और दूसरी जगह में डालते हैं। जिप्सम अलग चीज़ है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। जिप्सम माने कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, उसमें कैल्शियम और सल्फर है ना। रॉक फॉस्फेट माने कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस है। तो नाइट्रोजन की बात हमने कर ली, कार्बन की बात कर ली, हाइड्रोजन की बात कर ली, ऑक्सीजन की बात कर ली। अब हम आ रहे हैं फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस भी मेन बिल्डिंग ब्लॉक है इस सेंस में कि जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनने की बारी आती है तो डीएनए के माध्यम से काम होता है। जब डीएनए पर्याप्त मात्रा में बन जाता है तभी वो 1 से 2 होता है। लगभग 2 गुना हो जाएगा जब मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, तभी 1 से 2 होगा। और डीएनए का जो मूल तत्व है वो फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस के बिना वो क्रिया नहीं होगी। और भी बहुत सारी क्रियाएं होती, पर हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं। तो अगर पौधे की बढ़वार चाहिए तो क्या क्या चाहिए? एक तो नाइट्रोजन चाहिए, एंजाइम सारे चाहिए, एंजाइम के बिना डीएनए नहीं बनता, है ना। फिर क्या चाहिए आपको? फास्फोरस चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मेन हो गई। अब आते हैं पोटेशियम के लिए। पोटेशियम की बात हम बहुत करते हैं। जो लोग वेक्टर से जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि बिना पोटेशियम के खेती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए, आपने फोटोसिंथेसिस किया, वहाँ आपने कार्बोहाइड्रेट बनाए। अब कार्बोहाइड्रेट वहीं तो रहेंगे नहीं, वो जाएंगे बाकी हिस्सों में जहाँ ये सिंथेसिस नहीं हो रहा, मतलब तने, टहनी, जड़ें, उधर जाना है। वो जो परिवहन का काम होता है वो वाटर एक्टिविटी के कारण होता है, और उसका रेगुलेटर है पोटेशियम। पोटेशियम आयन अगर कम है तो ये परिवहन की क्रिया बहुत मंद पड़ जाती है। स्टोमेटा के खुलना बंद होना प्रभावित हो जाता है। तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर आएगी, ना बना हुआ कार्बोहाइड्रेट मूव करेगा। इसके लिए पोटेशियम की बहुत ज़रूरत है। तो अपना पोटेशियम भी गया। अभी पोटेशियम और फास्फोरस से जो जहरीले तत्व बन सकते हैं उनकी बात करें तो फास्फोरस से जहाँ तक बात है, कोई भी ऐसा जहरीला तत्व नहीं बनता खेतों में जो इंसान के लिए या जीव जंतु के लिए हानिकारक हो। हाँ, वो एक फर्टिलाइज़र की तरह बह के पानी के स्रोतों तक जाता है, और वहाँ फास्फोरस की अधिकता होने से काई और दूसरे तरह के जलीय पौधे बढ़ जाते हैं। और उनके बढ़ने से क्या होता है कि उनकी जड़ें चूँकि ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं, पत्ते भले ऑक्सीजन बनाते हो पर जड़ें तो ऑक्सीजन खींचती हैं। हर पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है वो इतनी ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ के जीव जंतु बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं, है ना। तो ये उसका नुकसान है अधिक फास्फोरस इस्तेमाल करने का, जो पौधे कंज्यूम नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कंज्यूम कर पाएंगे?
फिर से वहीं आते हैं कि जड़ें अगर कम हैं, पौधे की बाकी क्रियाएं ठीक से नहीं चल रही हैं, तो आप एक्स्ट्रा फास्फोरस डालोगे तो यूज़ नहीं होगा, और घुलनशील फास्फोरस है तो पानी के स्रोतों को प्रदूषित करेगा, है ना। तो इसकी बात हो गई। और पोटेशियम, पोटेशियम के साथ ये एक खासियत है कि अगर आप भारी ज़मीन है आपके खेतों की तो मिट्टी के कणों से अपने आप वो बाइंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लीच आउट नहीं होता, पर होगा भी तो अगेन वही एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा, है ना। एक्सेस पोटेशियम फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा और वहाँ फिर यही रिएक्शन होगी जिसको हम वाटर ब्लूमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हो गई। अब सल्फ़र की बात कर लें। सल्फ़र कहाँ कहाँ लगता है, तो जो मजबूती वाला स्ट्रक्चर जहाँ भी चाहिए रहता है ना, तो वहाँ पे सल्फ़र प्रोटीन में जुड़ता है और उसको मजबूत करता है। बहुत सारे एंजाइम बिना सल्फ़र के काम ही नहीं कर सकते। उनका जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो मतलब उनको एक स्ट्रक्चर देना है, वो सल्फ़र के बिना नहीं होता। और जो प्रमुख एंजाइम है इंसानों के लिए, जो एंजाइम बोल दिया मैंने, प्रमुख प्रोटीन है जो इंसान के शरीर में ज़रूरी है, उनमें सल्फ़र एक हिस्सा ऐसा ही पौधों में है ना। तो पौधों के भी एंजाइम सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है सल्फ़र। तो बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएँ अपन उनकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वो स्कोप से बाहर हो जाएगा, तो वो ज़रूरी है। सल्फ़र भी हो गया, है ना। कैल्शियम की बात नहीं करी हमने अभी तक। कैल्शियम की बात इसलिए भी नहीं करी क्योंकि कैल्शियम पानी में पर्याप्त काफ़ी मात्रा में होता है, मिट्टी में होता है। अपने जो भी राज्य हैं जहाँ चूना पत्थर निकलता ही है, इसको आप लोग गिट्टी बोलते हैं, तो वो लीच आउट होके मिट्टी में मिक्स होता ही है, तो उसकी इसलिए हमने ज़्यादा बात नहीं करी। पर उसके महत्व की ज़रूर बात करेंगे कि कैल्शियम जो है पौधों की जो कोशिका भित्ति है, मतलब जो कोशिका बनी है उसके बाहर एक कड़ा स्ट्रक्चर पौधा बना के रखता है ना, उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसमें कैल्शियम महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सेल्यूलोज, हेमियोसेल्यूलोज और पेक्टिन को आपस में जोड़ के एक सीमेंट की तरह वहाँ भी काम करता है। तो वो जैसे हमारे घरों में सीमेंट की तरह कैल्शियम काम करता है, ऐसे वहाँ भी काम करता है, तो उसको मजबूत बनाने का काम करता है कोशिका भित्ति में, ठीक है। तो अब कैल्शियम भी गया। कैल्शियम की अधिकता से मुझको नहीं लगता है कि कोई जहरीला तत्व बनता है, क्योंकि वो अगेन दूसरी चीज़ों से क्रिया करके इनसॉल्युबल ही होना है, किसी और से ना क्रिया करे, कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्रिया करके वो चट्टान बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब अपन आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की तरफ, जिसमें शामिल हैं, दो की बात हमने पहले कर ली, कौन कौन से, मैग्नीशियम और मैंगनीज, है ना। अब बचे कौन कौन से, आयरन, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम की बात भी हम कर चुके हैं। थोड़ी मात्रा में सोडियम, ये डालने की ज़रूरत नहीं है। मोलिब्डेनम थोड़ा बहुत अगर कमी है तो डालें, है ना। तो अपन अभी सिर्फ दो पे फोकस करते हैं, अगेन आयरन और जिंक पे, ठीक है। तो जो आयरन है, आयरन भी पौधे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत सारे एंजाइम उस पर निर्भर हैं। और जो जिंक है, जिंक बहुत सारे प्रोटीन का हिस्सा है, बहुत सारे एंजाइम का हिस्सा है। और वो क्या क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम उसके बिना बनते नहीं हैं, उनकी कार्य क्षमता नहीं होती, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी डिटेल में अपन नहीं जा रहे। पर इसकी अधिकता से क्या होगा, जिंक की अधिकता से, जिंक अपन अधिक मात्रा में तो एक तो डालते ही नहीं है, एक महंगी चीज़ है तो कोई ज़्यादा मात्रा में डालता नहीं है, तो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है उससे, ठीक है। अब बचता है आयरन, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सॉरी, है ना। फेरस सल्फेट, आयरन जो है फेरस सल्फेट के फॉर्म में डालते हैं, सल्फेट वाला हिस्सा सल्फर प्रोवाइड करता है। तो आयरन की बात करें, आयरन हमने शुरू में बात करी थी प्रकाश संश्लेषण की, हमने बात की थी कि लाइट आती है और पौधा उससे बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो जो पूरी चेन होती है अंदर बहुत सारे एंजाइम की, उसको बोलते हैं हम साइटोक्रोम सिस्टम, और यही चेन होती माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को जला के, मतलब रिवर्स, ठीक उल्टी प्रक्रिया करता है। क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट पकड़ी, कार्बोहाइड्रेट बनाया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट पचाने का सिस्टम है और कार्बोहाइड्रेट बनाने का सिस्टम है, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में साइटोक्रोम चेन होती है, और आयरन इस चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। तो आप ये समझिए कि बिना आयरन के भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, उसका चयापचय प्रभावित हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ना। तो अब देखिए, सल्फर भी हो गया, आयरन भी हो गया, जिंक भी हो गया। बोरॉन, बोरॉन का आप लोग को पता ही है कि बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी पता नहीं है, बट यह है कि अल्प मात्रा में उपस्थित होना चाहिए, बोरॉन की अधिकता नहीं होनी चाहिए,
है ना, तो उसकी अधिकता से पौधों को भी नुकसान होता है ना। ये चीज़ समझिए, ज़मीन को बंजर बनाने में एक उसका भी रोल होता है, तो उसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें। अधिक मात्रा में तो किसी का भी इस्तेमाल ना करें, है ना। सबसे पहले पौधे का सिस्टम सही करिए, और इस काम सिस्टम सही करने के लिए जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं उनका सहारा लीजिए, क्योंकि वो जड़ें फैलाने में बहुत मददगार हैं। अच्छी जड़ें मतलब अच्छा अवशोषण होगा। आप जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे पानी के माध्यम से, वो पौधा उनको खींचेगा और उसको प्रयोग करेगा अपने शरीर के निर्माण में, और फिर उसी से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, बहुत सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें इसी पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि पौधे का एक मोटा 50% हिस्सा ऊपर होता है। हेल्दी पौधे की बात कर रहा हूँ, बीमार पौधे की नहीं। हेल्दी पौधे में 50% पौधा जो होता है वो ज़मीन के ऊपर, 50% ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो पौधा जो भी ऊर्जा यूज़ करता है, लगभग वो आधी ऊपर यूज़ होती है और आधी नीचे यूज़ होती है, और उस आधी में से भी आधी जो है पौधा मित्र सूक्ष्म जीवों को देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको पता है कि बदले में हमको वो चीज़ें मिल सकती हैं जो वो खुद नहीं बना सकता। मित्र सूक्ष्म जीव इसीलिए बोलते हैं। तो ये वाला इस सिस्टम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पौधा भी हेल्दी रहता है, उसका पचाने की क्षमता, उसकी ग्रहण करने की क्षमता भी अच्छी रहती है। आप जो फर्टिलाइज़र्स में खर्चा करते हैं वो सही डायरेक्शन में जाता है ना। और ज़मीन में अगर जड़ें ज़्यादा हैं, मरने के बाद वही जड़ें ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होती हैं और ज़मीन आपकी सुधरती है। तो ये सारी चीज़ें मित्र सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। पर हाँ, आपको न्यूट्रिशन जो ज़मीन में कम है वो तो देना ही पड़ेगा, उधर से अपन नहीं हट सकते। और ये सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे, अगर ठीक रहेंगी तो बीमारियाँ, व्याधियाँ अपने आप कम हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वीडियो का उद्देश्य पूरा होता है। अब आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। मेरे ख्याल से वीडियो जानकारी वाला लगेगा आपको। अगर लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कभी कभार वीडियो डालते हैं हम, बहुत ज़्यादा बनाते भी नहीं हैं। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।